दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट पर अब उनका बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि मंगल को आए ट्वीट में केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में आया हुआ कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है, जिसे तीसरे स्ट्रेन के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। लिहाजा भारत सरकार को चाहिए कि सिंगापुर से सारी की सारी हवाई खदमात को रद्द कर देना चाहिए। ट्वीट के दूसरे दिन वजीर खारजा ने कहा है कि दिल्ली सीएम का बयान हिंदुस्तान का नहीं है, बल्कि कोरोना की इस लड़ाई में सिंगापुर हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा। यह बयान तब आया है जब सिंगापुर ने हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर को तलब कर इस पर ऐतराज जताया। इससे पहले केजरीवाल के बयान पर सिंगापुर के वजीर खारजा ने ऐतराज जताया। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के जवाब में सिंगापुर के वजीर खारजा बालाकृष्णन ने कहा है कि सियासी लीडरान को सबूतों की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी तरह के सिंगापुर वेरिएंट से साफ तरह से इनकार किया गया है। हालांकि इससे पहले दिल्ली सीएम के कल के बयान पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने भी जवाब दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही बैनुल-अक़वामी परवाज बंद है, बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से सरकार वहां पर फंसे हुए भारतीय लोगों को वापस लाती है और ये हमारे ही अपने लोग हैं। फिर भी हालात पर सरकार नजर बनाए हुए हैं और सभी तरह की एहतियात बरती जा रही है। पूरे मामले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत को मुल्क के बच्चों की नहीं बल्कि सिंगापुर की इमेज की ज़्यादा फिक्र है, जबकि वजारत खारजा इसे दो मुल्क के रिश्तों के नज़रिए से देख रहा है। आज के मुद्दा में हम इसी मौजू पर बात करेंगे, जहां पर हमारे साथ बीजेपी की तर्जुमान नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ जुड़ेंगी और साथ ही आम आदमी पार्टी के हुदा जरीवाला हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि फोन लाइन पर मौजूद होंगे सियासी तज्ज़ाकार संजीव कौशिक। लेकिन उससे पहले देखते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस पर क्या कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिंगापुर की स्थिति पर कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिंगापुर में बच्चों के ऊपर खतरा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे उनके स्ट्रेन को देखते हुए, इसलिए हमें भी अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। कई न्यूज़ चैनल्स में भी ये बात आई थी। साथ साथ सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये वहाँ बयान दिया था कि बच्चों पे खतरा बढ़ रहा है। अब अगर मोटे तौर पे देखें, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। मोटे तौर पे देखें तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने दो बातें कहीं। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। तो इस बयान के बाद से लगातार जो अब सियासी बवाल वो खड़ा हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक बार उनसे का तारुफ करा देते हैं। नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन जुड़ रही हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और हुदा जरीवाला जी हमारे साथ जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। इसके अलावा संजीव कौशिक जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सियासी तज्ज़ाकार है, बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। नेहा शालिनी जी, सबसे पहले सीधा सवाल आपसे है, क्या आपको हिंदुस्तान के बच्चों की फिक्र नहीं है? क्योंकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का तो यही कहना है कि ना तो दिल्ली के बच्चों की फिक्र है, ना ही हिंदुस्तान के बच्चों की फिक्र है, सिर्फ फिक्र आपको है तो सिंगापुर की मैच की। शाहबाज जी, जब ये ब्लफ मास्टर्स ऐसी बातें करते हैं ना, ब्लफिंग वाली, कुछ भी बोल देते हैं और उसका क्या असर होगा जनता पर, दुनिया पर, दिल्ली वासियों पर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगापुर से अभी जब इतने कोविड के टाइम पर यहाँ हिंदुस्तान की मदद के लिए जब वहां से वेंटिलेटर्स आए, हजारों वेंटिलेटर्स आए, जब वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए, हजारों सिलेंडर्स आए, इतनी सारी वैक्सीन आई, और जो ये रेमडेसिविर की दवाइयां हैं वो भी वहां से आई, तो दिल्ली वासियों को जब उन्होंने भिजवाई तब इनको लेते हुए बुरा नहीं लगता। लेकिन इस ट्रेन को, इसका नाम है B.1.617.2। पहले तो इस ट्रेन का ये नाम है, ठीक है, इसका लंबा चौड़ा नाम है तो आप कोई भी स्ट्रेन कहिए। ये स्ट्रेन 24 देशों में आज के टाइम में मौजूद है, 24 कंट्रीज में है ये स्ट्रेन, जिसे B.1.617.2 कहा जाता है।
इस स्ट्रेन को ये कहना कि ये सिंगापुर का स्ट्रेन है, इसे ब्लफ नहीं तो और क्या कहेंगे, कि कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में क्या होगा, अकेले जाके माफी मांग लेंगे अगर हमसे गलती होगी। और अगर ये बातें करते हैं कि हमें देश के तीसरी लहर में बच्चों की फिक्र नहीं है, तो सबसे पहले मैं इनको याद दिला दूं कि तीसरी लहर में आने की जो बात है वो आईसीएमआर ने जब कही, उसी वक्त से तैयारियां और ज्यादा डबल कर दी गई। दूसरी लहर में इन्होंने क्या किया पहले बताइए, हाथ खड़े कर दिए, दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन नहीं दी, ये कहा हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, पहले तो कह दिया ऑक्सीजन है नहीं है, हमें ऑक्सीजन केंद्र दे। कितनी बोली? 750 मैट्रिक टन। केंद्र ने बोला 11 मई को इनका बयान, मतलब 7 मई को इनका बयान आया, 9 मई को केंद्र ने जब भिजवाई इनको 750 मैट्रिक टन, तो कहते हैं अरे अब तो हमको इतनी जरूरत ही नहीं, हम रखे कहां? इनके पास कंटेनर्स तक भी नहीं थे, इनके पास ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस वजह से इन्होंने कहा अब जरूरत कम हो गई, अब हमें बाकी राज्यों को दे दो, अब हमें 750 नहीं चाहिए, अब हमको 550 या 450 इस पे आ गए। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो गुमराह करने वाली राजनीति और ये जो झूठ बोलने वाली राजनीति है, ये आम आदमी पार्टी क्यों करती है? क्या मजा क्या आता है उन्हें? 200 बेड का इन्होंने बोला, हमने 200 बेड का कोविड पेशेंट के लिए हॉस्पिटल बनाया है द्वारका में। इनको केंद्र से 11 मई को फटकार पड़ी कि आपने कहां बनाया, क्यों झूठ फैला रहे हैं? जब लोग वहां पहुंचे कि इन्होंने बनाया, जाके देखे अपने पेशेंट्स को वहां भर्ती कराए, वहां कोई हॉस्पिटल ही नहीं था। इन्होंने हाई कोर्ट से माफी मांग ली, जी हजूर गलती हो गई, बनाना था लेकिन बना नहीं समय पे। तो ये गलतियां अकेले में मतलब जो करते हैं ना, मतलब माफिया अकेले में मांगते हैं, गलतियां खुले में मतलब चौड़े होके बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं और कुछ नहीं करते। सबसे पहला सवाल कि ये बता दें, इन्होंने 200 बेड का जब हॉस्पिटल नहीं बनाया था तो आके सब मीडिया चैनल्स पे बयानबाजी क्यों की कि हमने 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया? फिर 11 मई को जब क्या कहते हैं कोर्ट से इनको डांट पिटी, हाई कोर्ट से, तो इन्होंने अकेले में उनसे माफी मांगी। जनता के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करनी चाहिए थी और उसमें कहना चाहिए था हाँ हमसे गलती हो गई, वो बेड अभी हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ लेकिन हम थोड़े दिनों में कर देंगे। तो ये हर जगह पे नाकामयाब रहे। जब 750 मैट्रिक टन इन लोगों को हमने भिजवाई, केंद्र ने भिजवाई यहाँ पर ऑक्सीजन, तब भी ये उसको स्टोर करने में नाकामयाब रहे। तो जनता इनसे पूछ रही है ये 2 सवाल। मैं तो जनता के पास तो बहुत सारे हैं, अभी और भी राशन को लेके सवाल है, पता नहीं कितने सारे सवाल ठीक है, कई सारे सवाल हैं, मैं आगे भी उनके ऊपर चर्चा करूंगा। नेहा जी मैं उनके ऊपर चर्चा करूंगा। अब होदा जी का भी मौका जान लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में वो अपना पक्ष रखेंगी। होदा जरीवाला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि सरकार को बच्चों की फिक्र नहीं है और क्या सरकार जो है सिर्फ सिंगापुर की इमेज की फिक्र कर रही है? क्योंकि इस तरह का जो ट्वीट किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनका ये कहना है कि भारत सरकार को सिंगापुर की फिक्र है और उड़ानों को बंद कर देना चाहिए सिंगापुर से हिंदुस्तान के दरमियान की जो इतनी भी उड़ानें हैं। जी जनाब, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सिंगापुर वेरिएंट या सिंगापुर स्ट्रेन, इसको जो कहा जा रहा है B.1.617.2, ये कॉमनली सिंगापुर वेरिएंट के नाम से मशहूर है। और ऐसा ये नहीं है कि ये नोमेनक्लेचर या ये जो नाम है ये अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। इससे पहले भी ये वाला जो कोविड वेरिएंट है ये म्यूटेट हुए जा रहा है आए दिन। जी होदा जी अपनी बात रख रही थी लेकिन राब्ता हमारा बीच में टूट गया है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी होदा जी, अपनी बात रखिएगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये केजरीवाल जी का क्रिएटेड नहीं है, ये मिसयूज किया जा रहा है या डिस्गाइज किया जा रहा है। इसका अलग से राजनीतिक एक कहीं ना कहीं बिला वजह बात बनाया जा रहा है। रहा सवाल जो बच्चों की फिक्र का है, ये न्यूज कुछ दिन पहले की CNN न्यूज की है, 22 अप्रैल का। मैं इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रही हूँ, जो सिंगापुर का न्यूज चैनल है, जो साउथ ईस्ट एशियन का एक बहुत ही वैलिड और बहुत ही ऑथेंटिक एक न्यूज सोर्स माना जाता है। उसमें उन्होंने कहा था कि प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स और जो जूनियर कॉलेजेस है वो बंद कर दिए जाए, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है इसमें बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, इसमें बच्चों को ज्यादा नुकसान है। तो ये न्यूज उन लोगों की थी। 1 महीने पहले ये सिंगापुर की आईवी न्यूज थी। तो अगर हम
हमारे अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से अगर हम लोग इस चीज का जायजा ले रहे हैं कि बच्चों को ये चीज ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, जो नया वेरिएंट है ये बच्चों में कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान फैला सकता है, क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन अभी बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। हम लोग अपने 45 प्लस का ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमें सेंटर से स्टॉक इतना लिमिटेड आता है। 18 प्लस का वैक्सीनेशन अभी सिर्फ स्टार्ट ही नहीं हुआ कि आए दिन वैक्सीनेशन का स्टॉक खत्म हो जाता है। हमारे पास सेंटर को जितना प्रोवाइड करना चाहिए उतना आता नहीं है। एक तो भर के तादाद में वैक्सीनेशन इंडिया के बाहर भेज दी गई, जबकि इंडिया को सबसे ज्यादा थी। तो लेकिन अगर इसका जायजा लिया जाए तो ये लेकिन हुदा जी सवाल में तो ये कहा गया है, उसमें ये कहा गया है केजरीवाल जी की तरफ से कि जो परवाज है, जो एयर सर्विसेज है उसको बंद किया जाए। और जहां तक मेरी जानकारी है और जो हरदीप सिंह पुरी है मरकजी वजीर, उनका भी ये कहना है कि तमाम जो फ्लाइट्स है उनको कैंसिल किया गया है, वो बंद है। बावजूद इसके आपका ये बयान कितने हद तक जायज है? देखिए, रॉयटर्स ने आज से ऑलमोस्ट 1 महीने पहले की ये बात है कि रॉयटर्स ने कहा था कि सिंगापुर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया गया था कि तमाम जो फ्लाइट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इंडिया हैं वो बैन कर दी जाएं या फॉर द मोमेंट टेम्परेली स्टॉप कर दिए जाए। ये सिंगापुर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से हम लोगों के पास उन लोगों का एक डायरेक्शन था। तो बेसिकली फ्लाइट्स तो पहले से ही बंद थी। अरविंद केजरीवाल ने अगर एक फिक्र जाहिर करी, अगर उन्होंने, क्योंकि आपने देखा है कि इंडिया का ये जो सेकंड वेव है वो दुनिया में सबसे ज्यादा इफेक्टेड इस वक्त इंडिया है। अगर हम देखें तो इंडिया से ज्यादा ना मौतें कहीं पे हुई है, ना इंडिया से ज्यादा बुरी हालत कहीं पे हो रही है। तो अगर फिक्र के तहत सीएम केजरीवाल जी का सिर्फ इतना सा बयान था कि इस वक्त जो है वो फ्लाइट को स्टॉप करना चाहिए, और उन्होंने सिर्फ एक अपील की थी, उनका वर्ड था अपील। वो ये भी जानते हैं कि जो उनके लिए इतना सारा कहा जा रहा है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने कह दिया कि ही इज नॉट पॉलिटिकली कॉम्पिटेंट। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है 3 करोड़ प्लस दिल्ली वासियों की पॉपुलेशन के। वो खुद एक क्वालिफाइड सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। यकीनन एक वो सिविल सर्विसेज ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के एग्जाम देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप है, ऐसा तो है नहीं कि केजरीवाल जी वाकिफ नहीं है। तो उन्होंने उसके तहत अगर सिर्फ एक अपील की है, और मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस करूंगी, उनकी सिर्फ एक अपील थी दिल्ली वासी के बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो इसमें कहीं उन्होंने कोई गलत यानी कि आपका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने बच्चों के लिए जो है एक फिक्र का इजहार किया है और उसको उसी तरह से लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आप अरविंद केजरीवाल के इस बयान को और डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया है उनके बयान को किस नजरिए से देखते हैं? क्या इस मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है या फिर इस चीज को पूरा डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? शाहबाज भाई, इस चर्चा में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आते हैं मूल मुद्दे पर। सबसे महत्वपूर्ण बात शाहबाज भाई यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में ऐसा क्या था जिसपे हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं? क्या वाकई ट्वीट में ऐसा कुछ था जिसपे सिंगापुर गवर्नमेंट को एतराज जताना था, या भारत के सरकार को इस पे प्रतिक्रिया देने की जरूरत थी? जब गौर से पढ़ेंगे तो उस ट्वीट में सीधा और सपाट लहजे में लिखा हुआ है कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद करनी चाहिए और बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्पों पे प्राथमिकता के आधार पे काम हो। किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का मुखिया यदि इस तरह से कोई ट्वीट करता है और अपने सरकार से यदि कोई बात करता है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। क्या ये कोई लेटर सिंगापुर गवर्नमेंट को दिया गया था? क्या उनसे किसी तरह की आपत्ति दर्ज कराई गई थी? निश्चित तौर पे ये हमारा फर्ज बनता है, जब हमारे घर में किसी तरह की कोई परेशानी होती है और जिस परेशानी का कारण हमें सामने दिखाई देता है, उसके बारे में हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई निदान निकले, उससे ब्रेक करे, तोड़े, उससे बचने का प्रयास करे। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी एक ट्वीट को लेकर के इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया गया? निश्चित रूप से इसमें कुछ फैक्चुअल कुछ गलतियां थी, जैसे कि जो हवाई यात्रा की बात थी, पहले से उनको जानकारी होनी चाहिए थी, या होती तो शायद इस बारे में वो चर्चा नहीं करते। लेकिन ये एक चिंता है जिसमें देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री से एक चिंता जाहिर की है। अब इसमें वहां के यदि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई ऐतराज जताई है और उस पर हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा ये त्वरित टिप्पणी करना और उसके बाद में केजरीवाल को घेरना, इस मुद्दे पर मैं समझता हूँ कि राजनीति यही से शुरू होती है। हाँ, ये कहा जा सकता था, सीधे एक लाइन में कहा जा सकता था
कि सिंगापुर के गवर्नमेंट को डायरेक्ट उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, चिट्ठी नहीं लिखी है। अपने प्रधानमंत्री किसी का भी फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी ये बात बोल सकता हूँ। लेकिन मूल बात यह है कि यह बात बिल्कुल सही है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोरोना के इस दूसरे स्ट्रेन को जो अभी आई है उसको रोकने में ये दोनों विफल रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन भी जो हम देख रहे हैं कि सारे जगहों पे अब ये तमाम तरह की राजनीति की जो बातें आ रही हैं, इससे पहले क्यों नहीं आ रही? सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और सब एक दूसरे से मिलकर कांधे से कांधा मिला के काम करने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें महामारी से पहले लड़ाई लड़नी है और महामारी को हराना है। अब जब महामारी थोड़ा बहुत आपको थमता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर ये राजनीति की बातें इसमें सामने आती हुई दिखाई दे रही है। आप हमें ये बताएं कि 2020 की शुरुआत में जब पहली बार ये महामारी आई थी, किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया था और किस तरह से जो जहां था जैसे था, बहुत सारी परेशानियां हुई, बहुत लोगों की मौत हुई, उसमें भी कोरोना से नहीं, सड़कों पे दौड़ते हुए, ट्रेन में करते हुए लोगों की मौत हुई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बात मानी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि ईमानदारी पूर्वक सरकारों ने इसको संजीदगी के साथ इस पर विचार किया होता या प्राथमिकता कोरोना से निपटने की रही होती, तो इस वर्ष भी जब जानकारी मिली कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पूरे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आपसी तालमेल बनना था। और ये लॉकडाउन जो आज लगाया गया है, आज दिल्ली की बात कर लें, आज उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अन्य स्टेट की बात कर लें, और ये डंके की चोट पे कहा जा रहा है कि हमने लॉकडाउन लगाया जिसकी वजह से ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पहले क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि तमाम लूप होल्स इसके अंदर छोड़ दिए गए। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा और आगे इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन नेहा जी, जो बात यहाँ पर संजीव जी कह रहे हैं कि इस बात को ये भी कहा जा सकता था कि ये हमारा हिंदुस्तान का इंटरनल मामला है और इसको, क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर मुल्क के वजीर आजम को चिट्ठी लिख रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए थी, उनको सिर्फ इतना कह देना चाहिए था विदेश मंत्रालय को कि हमारा इंटरनल मामला है, और उन्होंने एक फिक्र का इजहार किया है, बात खत्म हो जाती। देखिए, एक फिक्र का इजहार करना अलग बात है और एक गलत इंफॉर्मेशन देना, फैलाना, जिसे हम झूठी जानकारी कहेंगे, जनता तक फैलाना और देना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और इतना होने के बावजूद सबसे बड़ी बात कि उनको ये नहीं पता पहले तो कि सिंगापुर से 2020 से जो है वो हवाई यात्राएं बंद हो रखी हैं। चलिए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर चीज पता हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री को इतना तो पता होना चाहिए कि जिसका वो नाम ले रहे हैं उस वेरिएंट का नाम क्या है, उसे उससे संबोधित करना ये अपने आप में बहुत बड़ी गलत बात है। जब पता हो कि उस देश के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, हमें वहां से मदद भी मिलती है, ठीक है, हम भी काफी बार वहां पे मदद करते हैं, लेकिन हमारी भी वो देश जो है हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। तो ये जो बयानबाजियां हैं, एक मुख्यमंत्री, एक है कि आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ऐसी बातें बोल दी कि ये वो वाला स्ट्रेन है, ऐसे वाला है, उसका सिंगापुर नाम है, तो ये कह देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुख्यमंत्री पद पे होके अरविंद केजरीवाल को एक झूठी इंफॉर्मेशन जनता में फैलाना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 मई को इनको फटकार मिली कि 200 बेड का इन्होंने हॉस्पिटल, कोविड का हॉस्पिटल द्वारका में बनाया, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने जनता को दी थी बाकायदा सभी बड़े बड़े चैनल्स पे, जी पे भी है, जी टीवी पे भी है, आज तक पे भी है, एबीपी पे, हर चैनल पे है। और उसके बाद 11 मई को जब इनको कोर्ट से फटकार मिली, हाई कोर्ट से, तो इन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब गलती हुई तो इन्होंने बाहर आके एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा कि हाँ, हमने वो झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने नहीं बनाया हॉस्पिटल, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि झूठ ना फैलाएं, करें, राजनीति करना बुरी बात नहीं, लेकिन झूठी राजनीति, भ्रम की राजनीति, ये करना बहुत गलत बात है, वो भी इस कोविड के टाइम पे। लेकिन नेहा जी, जो हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठी हुई हैं हुदा जरीवाला जी, उनका ये कहना है, इल्जाम उनका ये है कि पहले तो जो आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर तमाम मारामारी की बात कही गई है, अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पर नहीं आ पा रही है, उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है, इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जी देखिए, 60 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन, 60 और 45 वर्ष के लोगों तक का वैक्सीनेशन जो है वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले रखा था, और बकायदा 20 करोड़ लोग जो हैं, 20 से 22 करोड़ लोग वो वैक्सीनेट हुए हैं। पूरे देश भर की बात कर रही हूँ मैं, दिल्ली की बात नहीं कर रही। तो ये कहना कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन नहीं दे पा रहा, वैक्सीन की कमी है आज,
इसको हर कोई स्वीकार रहा है। लेकिन आप ये बताइए, राज्य सरकारों के हाथ में है कि राज्य सरकारें, जब आप आज बाहर से भी वैक्सीन आ रही हैं, स्पुतनिक है और कई नाम से हैं जो आप ले सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है। जब वो हमसे टैक्स लेते हैं, केंद्र को नहीं हम देते टैक्स, दिल्ली के हम रहने वाले हैं, हम दिल्ली सरकार को देते हैं टैक्स, हम केजरीवाल जी को देते हैं टैक्स, तो हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी इनकी होनी चाहिए थी। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो राज्य सरकार के हाथ में होता है, वो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होता। पहले तो ये बताएं कि इन्होंने अभी पिछले साल से ही चलिए कितना कुछ यहाँ पर 6 साल से है ना, यहाँ पर 6 साल में इन्होंने कितने हॉस्पिटल्स बनवा दिए। एक भी हॉस्पिटल, उल्टा जो 2-3 हॉस्पिटल बने हुए थे, डिस्पेंसरीज बनी हुई थी, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, उस तक को बंद करवा दिया। उसमें भी फिर कोर्ट से फटकार मिली कि इन्होंने कहा कि नहीं जी, हमको केंद्र से बेड नहीं मिल रहे थे। अब मुझे ये बताएं केजरीवाल सरकार कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है बेड आपको देना। भाई आपके पास पैसे हैं, आप दिल्ली के टैक्स पेयर से पैसे लो बेड और चला दो, स्टार्ट कर दो हॉस्पिटल। इसमें हर चीज में केंद्र सरकार का नाम लेना। बिल्कुल, ये सवाल पूछा जाएगा नेहा जी, ये सवाल पूछा जाएगा हुदा जरीवाला जी से, ये सवाल पूछा जाएगा और तमाम सवाल जो आपने किए हैं वो पूछे जाएंगे। हुदा जरीवाला जी, कई सारे संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, केजरीवाल सरकार के ऊपर, कि जब आपको चीज़ चाहिए होती है, कुछ सामान चाहिए होता है, तब आप ज़ोर ज़ोर से हल्ला करते हैं और जब आपको मुहैया हो जाती है तो आप चुपके से आकर माफ़ी मांग लेते हैं। 200 बेड्स की बात उनकी तरफ से कही जा रही है कि 200 बेड्स के लिए आपने कहा गया था और जब आपको फटकार लगी तो आपने चुपचाप माफ़ी मांग ली। इसके अलावा जो तमाम तरीके के इल्जामात है उसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? जी, मैं आपके सवाल का जवाब एक शेर से शुरू करना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। केंद्र सरकार का इस वक्त, जिस टाइम से केजरीवाल जी सरकार में आए हैं, पिछले 6 साल से आप देख रहे हैं कि उनके लिए दिल्ली में काम करना एक अजाब से कम नहीं किया है। जितनी होती है सिर्फ उनके लिए मुश्किलें पैदा की जाती है, चाहे वो एलजी के थ्रू हो, चाहे केंद्र के थ्रू डायरेक्ट हो। शुरू में जब मांग हुई थी, जब तमाम स्टेट्स ने मांग करी थी, कई स्टेट्स को उनकी जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करी गई थी। एक वाहिद दिल्ली ऐसी जगह थी जहां पे आधे से भी कम ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करी गई थी शुरू में। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का एक उनको बहुत बैक टू बैक उनको एक तरह से फटकार लगाई गई, उनको हिदायत दी गई कि आप दिल्ली की ऑक्सीजन में या दिल्ली की जो सुविधाएं हैं उसको प्रोवाइड करने में आप लापरवाही ना बरतें। राइट, ये हुआ था। उसके बाद फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं ना कहीं बेहतर हुई। वहां पे भी ट्रक्स रोक दिए जाते थे, हरियाणा में रोक दिए जाते थे, या दूसरे यूपी वगैरह जो बॉर्डर से आते थे वो ट्रक्स ऑक्सीजन के दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो ये सारे सवाल तो कहीं पे उठे भी, उठने के बाद फौरन दबा दिए गए। जहां तक सेंटर का सवाल है, दिल्ली को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने से लेके, बेड प्रोवाइड करने से लेके, तमाम जितनी सुविधाएं सेंटर को प्रोवाइड करना चाहिए थी, दिल्ली को नहीं प्रोवाइड होती हैं। और अगर होती भी है तो किलसा के तड़पा में दी जाती है, चाहे वो वैक्सीनेशन की डोसेजेस हो, चाहे किसी और तरीके की सुविधा हो। हम बात, अगर आज का मेन मुद्दा है अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट का, और उस ट्वीट में उन्होंने सिर्फ एक अपील की थी, बाकायदा से उनके साफ अल्फाजों में अपील वर्ड इस्तेमाल किया गया है। क्या एक यूनियन टेरिटरी का एक तरह से, अगर दिल्ली को स्टेट कहते हैं, स्टेट तो फुल स्टेट तो है नहीं, दिल्ली आता है एक यूनियन टेरिटरी में, तो अगर वहां के एक चीफ मिनिस्टर में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 करोड़ प्लस पीपल ने अगर एक अपील की है सेंटर को कि आप वहां का जो उन्होंने सिंगापुर वेरिएंट की बात करी, बट उनकी फिक्र कहाँ थी, उनका इंटेंट क्या था, नीयत देखिए। इस ट्वीट का दारोमदार तमाम नीयत पर था। उनका नीयत कहाँ था कि बच्चों की फिक्र हो रही है, बच्चे अगर खुदा न खास्ता इस कोविड स्ट्रेन से अगर उनको तकलीफ हो, या अगर बच्चों में स्ट्रेन आ गया, हम अपने बड़े बुजुर्गों को पिछले साल हमने कितनी तादाद में खोया है, इस साल हम अपने जवान साथियों को खो रहे हैं, चाहे वो किसी भी तबके से हो, किसी भी प्रोफेशन से। हमने देखा है कि हर घर में, हर जगह कहीं ना कहीं कम से कम मिनिमम एटलीस्ट एक मौत की खबर आई है। इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए अगर हमारे सीएम केजरीवाल जी ने सिर्फ इतना सा अगर अपील, आई कोट अगेन, अपील करी है कि बच्चों की मतलब फिक्र करी है, और उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें और सिंगापुर से फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दें, जो कि ऑलरेडी सस्पेंडेड है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नई बात करी है, ऐसा नहीं है कि सिंगापुर से फ्लाइट्स
आ जा रही थी और उन्होंने कह दिया कि नहीं, सिंगापुर से आप फ्लाइट्स अब बंद कर दें। ऑलरेडी पिछले महीने से सिंगापुर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि इंडिया में इतना ज्यादा, क्योंकि तबाही मची हुई है कोरोना की वजह से, इतनी मारामारी मची हुई है, तो आप वहां से इंडिया की हाँ, यानी कि उनका ये फिक्र का इजहार करने का मतलब ये था कि हम अपने लिए फिक्र का इजहार करें और वो सिंगापुर ने अपने लिए किया था। लेकिन एक सवाल जो नेहा जी ने उठाया है, उनका ये कहना है कि आप जो है एक इतने बड़े राज्य के, यूनियन टेरिटरी के अगर सीएम हैं, आपके पास ये अधिकार है कि आप विदेशों से वैक्सीन मंगवा सकते हैं, फिर आप मरकजी हुकूमत के लिए उसकी ताक में क्यों बैठे कि वो वहाँ से एप्लीकेबल उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम मंगाएंगे? हमारी जो हेल्थ बजट का जितना पोर्शन हम लोगों पे खर्च करते हैं, उतना किसी भी बीजेपी रूल स्टेट में नहीं है। आप उत्तर प्रदेश का हाल देख लें, वहां पे तो वो तो सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट सेम है। आप आदित्यनाथ जी की सरकार को देख ले, लोगों की लाशों को गंगा में बहराया गया है, गंगा में बह रही है लाशें, वहां पे ना ऑक्सीजन का, ना रेमडेसिविर का, ना वेंटिलेटर बेड, ना आईसीयू बेड्स का इंतजाम है। आप मध्य प्रदेश की बात कर ले, इतना बुरा हाल है। भोपाल का जो रेट है इफेक्ट होने का, और जो कोरोना की, वहां तो टेस्टिंग भी नहीं हो रही है। यूपी में तो टेस्टिंग भी बंद हो रखी थी काफी अरसे तक। मेरा ख्याल से गालिबन अभी भी टेस्टिंग के जो रेट्स है वो नहीं है, आंकड़े सामने नहीं आते। जितने लोग मर रहे हैं उतनों का क्रिमेटोरियम में। आज की जो रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट के अंदर यूपी के अंदर रिकवरी रेट काफी अच्छा आया है, काफी अच्छी रिकवरी रेट है। टेस्टिंग भी सबसे ज्यादा यूपी में है, 4.5 लाख टेस्टिंग डेली हो रही है वहाँ। पाकिस्तान में दिखाया जाता है कॉज ऑफ डेथ को कोरोना नहीं दिखाया जाता यूपी में। इतनी धांधलाई वहाँ पे चल रही है कि वहाँ पे कॉज ऑफ जवाब देना चाहूंगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ नेहा जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे पास तो सही आंकड़े ही नहीं। आप यूपी की बात कर ले, आप मध्य प्रदेश की बात कर ले, आप कर्नाटक की बात कर ले, इतने तादाद में लोग मर रहे हैं, वहां पे किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं है। दिल्ली एक वाहिद ऐसी जगह है जो अभी कह सकती है, दावे के साथ कह सकती है कि केसेस में जो इतना हाई पीक आ गया था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब वो ग्राफ कम होता जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की मेहनत का नतीजा है। हम सब, चाहे कोई भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो ऑटो एम्बुलेंस चलाने से हो, संजय सिंह जी जो हमारे राज्यसभा सांसद है, उन्होंने पहले दिल्ली में ऑटो एम्बुलेंस स्टार्ट करी, उसके बाद फिर यूपी में जाके, लखनऊ में जाके, और बनारस, कहीं ऐसे शहरों में, गोरखपुर वगैरह में उन्होंने ऑटो एम्बुलेंस स्टार्ट करी है। चाहे वो ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की बात हो, आम आदमी पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो दिलो जान से दिन रात लगी हुई है कि कहीं कैसे करके हम लोगों को बचा ले, किसी तरह करके हम ये आंकड़ों को कम कर दें। उस पर भी अगर सेंटर सिर्फ इल्जाम तराशी की बात करती है, आप अगर ये ट्वीट की ही बात कर ले, सेंटर का क्या फर्ज बनता था? अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पीपल्स का सीएम है, उन्होंने अगर एक ट्वीट कर दी कि बच्चों की फिक्र है, सिंगापुर वेरिएंट की वजह से फ्लाइट सस्पेंड करने चाहिए, बच्चों को वैक्सीनेशन ज्यादा मिलना चाहिए, तो सेंटर को उनकी ट्वीट को बैक करना था। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको इस चीज को राजनीतिक मुद्दा ना बना के उन्होंने मिक्स कर दिया, पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिक्स कर दिया उन्होंने। उनको इस बात ठीक है हुदा जी, आपने अपनी बात रखी। नेहा जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं संजीव कौशिक जी का रुख करना चाहूंगा। संजीव जी, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी का दौर चलता रहता है, लेकिन मेरा सवाल इतना है कि बच्चों की अगर फिक्र जाहिर की जा रही है, बच्चों को लेकर फिक्र जाहिर की जा रही है, और इसको लेकर क्योंकि सिंगापुर में भी कहा गया है, सेम अगर एज इट इज़ यही बात अगर हिंदुस्तान के किसी सीएम ने कह दी है, हिंदुस्तान के किसी स्टेट के सीएम ने अगर कह दी है, तो उसमें क्या गलत है? देखिए शहबाज भाई, बात सिर्फ बार बार यही कह रहा हूँ कि जो ट्वीट किया गया है, ट्वीट में ऐसा कोई आरोप सिंगापुर गवर्नमेंट पे नहीं लगाया गया है। वहाँ की जो स्थिति है वहाँ बेहतर नहीं है, वही कहा गया है कि वो स्थिति बेहतर नहीं है। वहाँ से यदि कुछ ऐसा हमारे यहाँ आता है तो इसके इंतजाम करने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के ट्वीट से निश्चित तौर पर भारत सरकार को ऐसा लगता है कि हमारी छवि खराब हो रही है, या फिर हमारे जो रिलेशन है वो रिलेशन सिंगापुर से खराब हो रहा है। जैसा कि अभी नेहा ने बताया कि हमारे रिलेशन बहुत बेहतर है, उन्होंने सहयोग किया है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन हमारे चिंताएं भी निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य की जनता या देश के किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री की यदि बात हो तो वो शिकायत करे तो करे किससे? क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं? क्या यह सच नहीं है कि केंद्र सरकार ने बहुत सारी अनदेखियां की जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो गए? आज हम जिस गंगा को निर्मल करने की बात कर रहे हैं, उस गंगा में हमारे यहाँ के अपने लोगों की लाशें उसमें चित्राई दिखाई दे रही हैं। सड़कों के किनारे में जो स्थिति है, फुटपाथ पे लाश जलाए जा रहे हैं, दफन करने के लिए जगह नहीं है, वेंटिलेटर की आवश्यकता जितनी है वो पूरी नहीं हो पा रही है, दवाओं की स्थिति है। आप किसी ग्रामीण इलाकों में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल पैरासीटामोल और सिट्रीजिन किस तरह से वहाँ बिक रहे हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है एक तरह से। क्या यह सही नहीं है
कि ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर आपको आग बुझाने वाले सिलेंडर लोग फर्जीवाड़ा करके चले जा रहे हैं। ये तमाम अफरा तफरी का माहौल है और इस सारे माहौल का ठीकरा या केंद्र सरकार से सवाल जवाब इसलिए किया जा रहा है कि हम ये चाहते थे कि केंद्र सरकार यदि संजीदगी से जिस तरह से कोविड टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था और उसने एक चेतावनी भी दी थी केंद्र सरकार को कि ये आने वाला है, दूसरी दौर में इस तरह से एक लहर आने वाली है, और उन्होंने जिस तरह से अनदेखी की और पूरी अपनी ताकत, पूरे अपने दिमाग से जो सोच और एक दिशा जो देनी चाहिए थी वो 5 राज्यों के चुनाव की तरफ जिस तरह से केंद्र सरकार ने झोंक दिया, कहीं से भी इस महामारी की तरफ ध्यान गया ही नहीं। और ये हम ये नहीं कहेंगे कि अनजाने में, जानबूझ करके एक तरह से ढिलाई बरती गई, जिसका खामियाजा आज पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। और जो हालात पैदा हुए हैं निश्चित तौर पे ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ी विफलता रही है। और राज्य सरकारों की बाद में, इसके बाद में, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि राज्य सरकारों को बरी कर दिया जाए, लेकिन दूसरे सीढ़ी पर या दूसरे पायदान पर राज्य सरकारों की बात आती है। केंद्र सरकार ने संजीदगी नहीं दिखाई। आप हमें ये बताएं कि हमने देखा है किस तरह से 2-2 लाख लोगों की भीड़ में देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जाते थे और जब उनसे सवाल पूछा जाता था कि आप यहाँ आ रहे हैं, क्या इससे कोरोना फैलेगा नहीं, देश के गृह मंत्री ने हंसते हुए जवाब दिया कि नहीं, हम बंगाल में हैं और ममता दीदी हार रही है, इसलिए आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं। और उसी रात में देश के प्रधानमंत्री टीवी पे अवतरित होते हैं और कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मजाक समझ लिया है आपने। देश के लोग हंसते हैं इस तरह की बातों से। आपने संजीदगी दिखाई ही नहीं, और यदि आप संजीदगी दिखाते तो निश्चित रूप से लोगों के मन में एक भय बनता, आप जो कहते वो लोग मानते, अपने घरों में दुबकते, शायद ये हालात पैदा नहीं होते। लेकिन केंद्र सरकार की सबसे बड़ी विफलता इसकी अनदेखी रही है। अपने ही वैज्ञानिकों पर या अपने ही जो लोग, आपने देखा कि किस तरह से कल इस्तीफा एक वैज्ञानिकों का जो ग्रुप बनाया गया था जिसमें से एक शीर्ष स्तर के वैज्ञानिक ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हम जो कहना चाह रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो दिखाती हैं कि आपने ढिलाई बरती है। आप तमाम जगहों पे कहते रहे कि ढिलाई नहीं बरतनी है, लेकिन आपसे चूक हुई है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब स्थिति चूंकि सामान्य होती हुई कुछ दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे अब राजनीति के सब निकलेंगे और इस तरह की बातें आएंगी। ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी है। नेहा, शालिनी जी, बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं, एक एक करके मैं चाहूँगा कि आप उनका जवाब दें, क्योंकि शुरुआत बहुत लंबी चली जाएगी। अगर हम पीछे जाएंगे तो बंगाल के अंदर बात चली गई है, वहाँ पर जो सियासी पार्टियों की जो लगातार रैलियाँ हुई हैं उसके अगर जाएंगे तो ये डिबेट थोड़ी सी डिरेल हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि एक एक करके आप तमाम सवालों का जवाब दें। जी, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं उन्हीं का जवाब, उन्होंने शेर से शुरू किया था और उन्हीं के शेर पे मैं अंत करती हूँ। तू इधर उधर की बात ना कर, तूने कोविड पे क्या काम किया दिल्ली वासियों के लिए, इस बात पे पहले बात कर। तो इनके शेर का यही जवाब है कि कोविड पर मैं बार बार यही कह रही हूँ, राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है 6 साल से। आप राज्य नहीं, इसको यूनियन टेरिटरी गिन लीजिए। चलिए, यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है कि उन्होंने कितने अस्पताल दिल्ली में तैयार किए। 6 साल से और 1 साल से कोविड है तो उस पर क्या काम किया, उन्होंने कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। यूपी बहुत बड़ा प्रदेश राज्य है, फिर भी वहां पहले से ही 8 प्लांट थे और बाकी 20 प्लांट और लगने जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में कितने प्लांट थे? दिल्ली में मात्र 1 प्लांट जो पहले से ही लगा हुआ था। तो केजरीवाल सरकार ने पिछले 1 साल में 1 प्लांट भी ऑक्सीजन का नहीं लगवाया। ये उनकी सबसे बड़ी नाकामयाबी है। क्या उनको नहीं पता था कि दूसरी लहर आनी है? मैं उन्हीं से ही सवाल करती हूँ, क्या उनको नहीं पता था कि दूसरी लहर आनी है? जब ये बात पता थी तो फिर ऐसे जो इंतजामात हैं वो क्यों नहीं किए गए? क्यों जनता को उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया गया कि जब ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत होगी तब हम केंद्र को गालियां दे देंगे, तब हम केंद्र को कहेंगे क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। जब बेड ज्यादा जरूरत होंगे तो हम कहेंगे केंद्र को क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। जब राशन जरूरत होगा हम कहेंगे केंद्र को क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री क्यों बने हैं? जब सारे काम केंद्र को करने हैं तो आप केंद्र को या एलजी के हाथ में दे दीजिए काम, हम सारे काम करवा देंगे। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता को जब जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की, 750 मेट्रिक टन बोली गई तो केंद्र सरकार की तरफ से ये भेजी गई। अब जब भेजी गई उसके बावजूद आप उसको रख नहीं पा रहे हो, आप उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हो, आपके पास उसके टैंकर्स नहीं है उसको स्टोर करने के, तो इसे क्या कहेंगे? इसे बिल्कुल ऐसी वाली लापरवाही कहेंगे ना कि आपको जनता की, दिल्ली वासियों की फिक्र ही नहीं है। उनकी सांसें जा रही हैं, वो मर रहे हैं तो मरते रहे, आप अपना आराम से बैठे। कितना महंगा आ जाता है टैंकर, कितने महंगे लग जाते हैं प्लांट। एक प्लांट मात्र 60 लाख में या 1 करोड़ में लग जाता है।
अरे भाई, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास हमारे टैक्स का इतना भी पैसा नहीं रहा कि वो 8-10 प्लांट लगा देते? 2 प्लांट अभी पीछे डीआरडीओ की तरफ से एम्स में एक लगाया गया है और दूसरा लेडी हार्डिंग में। आगे मैं ये बात बोलूंगी कि बच्चों की तीसरी लहर के लिए केंद्र सरकार ने, शायद इनको नहीं पता कि भारत बायोटेक को पहले ही बोल दिया है कि बच्चों की वैक्सीन 1 से 1.5 महीने के अंदर तैयार हो जानी चाहिए। ट्रायल शुरू 10 दिन में, 10 से 12 दिन में, आपको मैं बता दूं 10 से 12 दिन में ट्रायल शुरू हो जाएंगे, जिसके इंतजामात एम्स में, सर गंगाराम हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग, इन 3 हॉस्पिटल्स में बच्चों पर जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार बच्चों को नजरअंदाज कर रही है? कोई भी, मैं ये कहती हूँ कि कोई भी, शायद राज्य सरकारें कोई भी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, शायद वो भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों का मसला एक ऐसा मसला है जो सबके लिए ही बहुत गंभीर और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमें ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि हम राज्य की, मतलब जो यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री हैं, उनको उनका काम क्यों हमें याद दिलाना पड़ता है? क्यों वो अपने आप नहीं करते और जब उसका फेलियर हो जाता है तो वो केंद्र पे ब्लेम कर देते हैं। अब आपको वैक्सीनेशन के लिए 18 से 44 वर्ष की वैक्सीनेशन के लिए हर राज्य की सरकारों को कह दिया गया था पहले ही कि 60 से 45 वाले जितने भी वर्ष के लोग होंगे उनकी वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की थी। लेकिन उसके बाद राज्य सरकारों को कह दिया गया था कि आप अपने आप टाई अप करके खरीदिए, बाजार में अवेलेबल है, और जब अभी वहां कमी आ रही है तो आप बाहर से मंगवा लीजिए, टेंडर पास करवाइए, टेंडर निकालिए। तो कोई मना नहीं इनको किया गया, उसकी कीमत जो भी हो ये अपने आप तय करें। तो मुझे समझ नहीं आता, बार बार हर चीज के लिए जो केंद्र को ब्लेम किया जाता है वो बहुत ही गलत बात है। अब रही बात कि इन्होंने उस वेरिएंट का नाम जो सिंगापुर वेरिएंट दिया, ये बात फिर वहीं आ जाती है, ये गलत बात थी। वो वेरिएंट का नाम देते और कहते सिंगापुर में ये ऐसा फैल रखा है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि 44 देशों में ऑलरेडी ये वेरिएंट है, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, बी पॉइंट, बहुत लंबा सा नाम है, 1.1.61.7.2। तो इतना लंबा नाम किसी को याद नहीं रहता, हम भी मानते हैं, लेकिन किसी कंट्री का नाम उसे दे देना ये गलत बात है, जब पता हो कि हमारे उस देश के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें वहां से मदद भी मिलती है। तो ये हमारा कहना है, हमने कोई इस पर राजनीति नहीं करी, हर चैनल ने इस बात को उठाया, हमने तो इस बात को उठाया भी नहीं था। और आज अगर हम उठा रहे हैं तो सिर्फ यही कि लोगों तक झूठी इंफॉर्मेशन ना दें, लोगों तक सच बोलें। मतलब कि आज देखिए, जब इन्होंने ये ट्वीट किया तो लोगों के दिमाग में आ गया कि केजरीवाल जी को कितनी चिंता है कि वहां का वेरिएंट, सिंगापुर वेरिएंट इंडिया में ना आ जाए, जबकि वो सिंगापुर वेरिएंट ही नहीं है। तो आप पहले झूठी बस इंफॉर्मेशन दीजिए, आप सच्ची इंफॉर्मेशन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको ना रोक रहा है ना टोक रहा है। तो और दूसरा, केंद्र अपना काम कर रहा है, अच्छा रहेगा अगर आप लोग भी अपना काम करें और इस कोरोना टाइम पे एक दूसरे के साथ मिलके चलें। बिल्कुल, मिलकर चलना होगा, तभी हम इस कोरोना की वबा से जीत पाएंगे। हुदा जी, आप भी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं अपना जवाब देने के लिए, मैं चाहूंगा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि जो आपके ऊपर इल्जाम लगे हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर खासतौर से इल्जाम लग रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए पहले आप कहते रहते, फिर उसके बाद आप बता देते कि आपके पास स्टोरेज की कमी है, और तमाम तरह की जो इल्जाम आप लगा रही हैं उसका मैं जवाब लूंगा। हुदा जरीवाला जी, आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात हो रही थी और मैं चाहूंगा कि आप उस पर जवाब दें। जी जनाब, देखिए, मैं ये जो नेहा जी एक के बाद एक इल्जाम केजरीवाल जी की सरकार पे लगा रही थी, तो एक एक करके इनके तमाम पॉइंट्स की बात करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो ऑक्सीजन की प्लांट्स की उन्होंने बात करी है, ये बात हुई थी जो दिल्ली गवर्नमेंट का साफ साफ केजरीवाल जी की गवर्नमेंट से स्टेटमेंट आया था कि केंद्र सरकार अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 162 PSA प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया इशू करने का टेंडर लिया था, जिसमें से पीएम केयर्स में से सारा का सारा फंड आना था। कहीं ना कहीं 3000+ करोड़ से ज्यादा पीएम केयर में फंड आया है, जिसकी ना कोई ऑडिट हुई है, ना उस पर कोई आरटीआई एक्सेप्ट हुई है, और ये कह दिया गया है कि ये फंड आरटीआई एक्ट के अंदर आई गई नहीं। तो वो फंड कहाँ गया किसी को पता नहीं, उससे क्या हुआ नोबडी नोज। पूरा का पूरा जो टेंडर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का था, वो टेंडर सेंटर ने दिया था
एक ऐसी पार्टी को जो कुछ टाइम के बाद मतलब टेंडर लेके सारा मेरा ख्याल से पेमेंट भी लेके पूरा भाग चुकी, और उसके बाद उस चीज की ना कहीं और कोई अपनी फेलियर केजरीवाल सरकार पे लगाया था। तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट आज नहीं है, इसकी पूरी की पूरी गलती केंद्र की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। नाम बताइए। जब आपके लोगों को, हिंदुस्तान वासियों को जब वैक्सीनेशन की जरूरत थी, तो आप बताइए कि आपने लाखों की तादाद में ऑडिट क्यों नहीं दे रहे? क्या थी? आप पाकिस्तान से लेके तमाम कितनी कंट्रीज को आपने इंडिया से वैक्सीनेशन भेजा? केजरीवाल जी हमारे बता दीजिए, यही सवाल को जवाब दे दीजिए। अगर इससे ज्यादा एंटी नेशनल चीज कोई हो सकती है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकती कि हिंदुस्तानी वैक्सीनेशन की जरूरत है, थोड़ा बाहर भेज चुके हैं और केंद्र की तरफ से आई, तो आप ऑक्सीजन पे ऑडिट क्यों नहीं दे सकते? नेहा जी, 2 मिनट की बात सुनिए, मैंने आपकी बात बड़े सब्र और सुकून से सुनी थी, बात सुन लीजिए। आप बड़ा नाकामयाब रहा, आप ऑडिट बता दीजिए ना, कर दीजिए। केजरीवाल जी ऑडिट कर, भाई कौन मना कर रहा है? ऑक्सीजन ऑडिट क्यों नहीं करते? इसको उसका नाम पता है, यूके वेरिएंट से नाम पता है। तो अगर ये वेरिएंट का नाम एक सिंगापुर वेरिएंट, एक कॉमन नॉमेनक्लेचर है जो कि इंडियन मीडिया ने नहीं दिया है, या कोई फॉरेन मीडिया की तरफ से ये नॉमेनक्लेचर है, ये नाम हमने नहीं रखा है, ये नाम केजरीवाल जी की सरकार ने नहीं रखा है। उन्होंने अलग बात है, मुख्यमंत्री को बोलना ऐसे सही नहीं होता। मुख्यमंत्री जी को सोच समझ के बोलना चाहिए, वो एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे हैं। वो जो एक पीपल्स का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको इतना डिफेम करते हैं। आप अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री वॉश करने के लिए आप इंटरनेशनल स्तर पे एक सीएम को बैक नहीं करते, जो कि सिर्फ एक स्टिकर आप ही के बच्चों की बात कर रहा है। आपके हमारे दिल्ली में जो बच्चे हैं, दिल्ली एक इंटरनेशनल प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना होता है। दिल्ली बॉम्बे ये ऐसी सिटीज है जहाँ पे हम पिछले साल भी जब आपने देखा था पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था, इंडिया फिर भी कहीं ना कहीं बचा हुआ था शुरुआती दौर में। उस वक्त तो आप लोगों ने उस वक्त भी लॉकडाउन नहीं लगाया, अभी भी आपने लॉकडाउन नहीं लगाया। आप लोग रैलियां कर रहे थे, आप लोग यूपी में पंचायत कैसे झूठ फैला रहे हैं? लॉकडाउन लगाया तो आप लोगों ने गालियां दी थी कि क्यों लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन जैसी चीज आपकी तो आदित्यनाथ लॉकडाउन क्यों लगाया है? हमारे फर्स्ट टाइम जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया तो सारी विपक्ष पार्टियां एक होकर गालियां दे रही थी, क्यों लॉकडाउन लगाया है, क्यों जनता का नुकसान किया है। आज कह रहे लॉकडाउन ने लगाया, समझ नहीं आता कि आप लोग कैसे हो, आप कान इधर से भी खींचते हो, इधर से भी खींचते हो। आप हकीकत से बात कर ले, आप लोग ये बात कर ले कि यूपी में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में जिसमें बीजेपी रूल स्टेट है, उसमें कितने वैक्सीनेशन लगे, कितने केसेस रिपोर्ट हुए, कितने झूठ बोलिए। केजरीवाल सरकार आज विज्ञापन सरकार, झूठी सरकार बन चुकी है और झूठ साबित उनके हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनके झूठ साबित ही नहीं हुए हैं, उनके झूठ साबित हुए हैं। एक करके इसीलिए उन्हें लताड़ा गया हाई कोर्ट की तरफ से। तो झूठ मत फैलाइए, सच बोलिए, सच्ची। नेहा जी, हुदा जी, मैं चाहूंगा एक एक करके आप अपना जवाब दें। सामने वाले इज्जत नहीं देते। नेहा जी, मैं आपकी बात बहुत बाइज्जत तरीके से सुन रही थी, तो आपका फर्ज बनता है कि अगर कोई आप मुझे ये बताइए, नहीं आप सच बोलिए ना, आप ऑडिट नहीं देते ऑक्सीजन पे, गलत बात मत करिए नेहा जी। केजरीवाल सरकार से लेके आपने बात की कितने बेड मोहल्ला क्लिनिक का यूनाइटेड नेशंस ने अप्रिशिएट किया है। दिल्ली गवर्नमेंट सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने लगाया है। गवर्नमेंट बजट करती है लोगों की, दिल्ली वासियों की हेल्थ के लिए, उसका 1% भी यूपी में नहीं होता। यूपी की जनता और दिल्ली की जनता में जमीन आसमान का फर्क के बावजूद दिल्ली में इतना ज्यादा बजट एलोकेशन है हेल्थ के लिए, यूपी में उसका 2% नहीं है। जहाँ से हाथ आते वहाँ पे ना इंतजाम है बेड्स का, ना ऑक्सीजन का, ना रेमडेसिविर का, ना वैक्सीनेशन का। बेड का इंतजाम राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है। दवाई का इंतजाम राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है। ये बात हुदा जी कई सारे सवाल उठा रही है नेहा जी। आप हुदा जी जो सवाल उठा रही है जी, सवाल ये उठा रही है कि जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी है या फिर बेड्स की जिम्मेदारी है, उसके बारे में बताइए। बेड्स की जो जिम्मेदारी है, आप जो ये प्लान की बात कर रही थी, ये पीएम केयर से आना था। 3000 करोड़ प्लस का जो बजट पास हुआ है, उसमें से ऑक्सीजन का जो दिसंबर 2020 तक बन जाना था, लेकिन जिसको उन्होंने टेंडर दिया वो बंदा भागे गया, वो बंदा मौजूद ही नहीं है। जिन लोगों को समाज के लोग जिसको टेंडर देते हैं, इनके साथ लोग भाग के जाते हैं, चाहे वो किसी
नीरव मोदी की आप बात हो या किसी की भी बात हो, तो ये चीज का जवाब कौन देगा? इस चीज को बड़े कायदे से तरीके से छुपा दिया गया, बहुत कन्वीनियंटली इल्जाम लगा दिया केजरीवाल सरकार पे। एक वाहिद सरकार है आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की, जो दिन रात लगी हुई है लोगों को ऑक्सीजन बेड, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराने की। आप बताइए आपकी केंद्र सरकार क्या कर रही है? आपकी केंद्र सरकार, आपके फॉरेन मिनिस्टर वहां पे क्या बात करते हैं कि उनके पास पॉलिटिकल कॉम्पिटेंसी नहीं है। अरे साहब, आप पॉलिटिकल कॉम्पिटेंसी की बात शाहबाज जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दे दे, दवाई और बेड राज्य सरकारें उपलब्ध कराती हैं या केंद्र सरकार? यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ हुदा जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो शालिनी जी जानना चाह रही है आपसे, उनका जवाब दे दीजिए आप। राज्य सरकार, बेड और दवाई की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है या केंद्र सरकार की होती है, बताइए। लेकिन आप इसमें भी केंद्र सरकार को कोसेंगे, एक तो समझ नहीं आता तो फिर आप राज्य में कर क्या रहे हैं? आपकी तमाम को कोशिशें कर रही है दिल्ली वासियों की जान बचाने के लिए। दिल्ली के रोज जहाँ पे वैक्सीनेशन, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई भी सेंटर हो जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बना सके, आप लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहा है। चलिए की जिम्मेदारी थी, आपकी मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी ऑक्सीजन टैंक बनवाना, दिल्ली में बेड्स उपलब्ध करवाना, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना। हर तरीके से केंद्र सरकार फेल है, हर तरीके से केंद्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ का कारोबार किया है। ठीक है हुदा जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, नेहा जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। संजीव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी मौक़िफ़ रख लेते हैं, उनका भी पक्ष रख लेते हैं। संजीव कौशिक जी, क्योंकि ये इल्ज़ामात बहुत लगते आए हैं कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को काम करने देना नहीं चाहती है और बीच बीच में कभी एलजी को लाकर बैठा देती हैं और कह देती है कि सारी जो पावर्स है वो अब एलजी जो है दिल्ली की सरकार के नाम से जानी जाएगी। इस तरह की तमाम चीज़ें, इसको लेकर भी कई बार पॉलिटिक्स हुई है। क्या दिल्ली एक ऐसी जो एक तरीके से यूनियन टेरिटरी है कि जिसके अंदर कोई काम करना अगर चाहे तो उनको काम करने नहीं दिया जाता है, या वाकई में सिर्फ ये हो हल्ला किया जाता है, काम किया भी जाता है और बाद में फिर उसको मना कर दिया जाता है? देखिए सवाल भाई, ये राग तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में पहले से भी और आगे भी आप देखते रहेंगे और ये चलता रहेगा। हम खूब जानते हैं कि केंद्र सरकार की एक कसक रही है मन में कि पूरे हिंदुस्तान में वो अपना पताका फहरा के आते हैं और दिल्ली में चारों खाने चित हो जाते हैं। केजरीवाल जी की नीतियों के सामने वो उनकी कुछ नहीं चल पाती है। यह बात बिल्कुल सही है कि इससे पहले हम दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुनाव में उन्होंने अपना जो शपथ पत्र वो आज नाम जो देते हैं उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने की वो बात करते चले आ रहे थे। और जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने मात खाई, निश्चित तौर पर पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने की तो बात छोड़ दीजिए, उसके अधिकारों में लगातार कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है और जिसके वजह से दिल्ली सरकार की परेशानियां बढ़ती रही है। और यह बात बिल्कुल सही है कि रार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या पहले भी की जाती रही है, बावजूद उसके दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के पास एक निश्चित तौर पर एक अधिकार होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देश का ये राजधानी है इसलिए कुछ मामले केंद्र के पास होते हैं और होने भी चाहिए, यह भी सही है, लेकिन जो अधिकार मिलने चाहिए उस अधिकारों में लगातार हो रही कटौती केजरीवाल जी को परेशानी का एक कारण है। लेकिन हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इस तरह के तू मैं से बेहतर होता कि आज हम जिस तरह से देश में वैक्सीन की मांग बढ़ रही है बच्चों के लिए या जवान के लिए, 45 साल से 60 साल के लोगों के लिए या 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए यदि वैक्सीनेशन में इतनी समस्या आ रही थी, उसके वैक्सीन में कमी आ रही थी, तो अब जाहिर सी बात है कि जब 18 साल से ऊपर की बात करेंगे तो इतने मात्रा में जो युवा मौजूद है पूरे हिंदुस्तान में, ये समस्याएं और ज्यादा गहराने वाली थी। ये अचानक से समाप्त नहीं होने वाली है, एक लंबा प्रोसेस चलेगा और जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन दिखाई दे रहा है, एक हमें लगता है कि कम से कम इसे 3 साल 3.5 साल लगेगा। मुझे लगता है कि ध्यान ये देना चाहिए था कि जिस तरह से इसके पेटेंट जो है इस वैक्सीन को बनाने के लिए उसके कानूनों को या उसके नियमों को शिथिल करके केंद्र सरकार को ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस वैक्सीन को उत्पादन कैसे बढ़ाया गया वैक्सीन का, उस पर ध्यान देना चाहिए था। सिवाय इस तरह की राजनीति में ये समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है, इससे जनता का कुछ लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पे दोनों सरकारें यदि मिलकर काम करें तो ज्यादा सकारात्मक। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत संजीव जी आपने बात कही कि दोनों ही सरकारों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को मिलकर काम करना होगा। इस कोरोना जैसी वबा से लड़ने के लिए हमको सबको एक साथ मुत्तहिद होना होगा। आप हमारे साथ जुड़े संजीव कौशिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा शालिनी दुआ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हुदा जरीवाला जी, आपने अपनी बात रखी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आप तमाम लोगों से इल्तिजा करते हैं, आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, महफूज रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत।